बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है। और जिस तरह मैंने ये कल बताया था कि हम जो है नेक्स्ट जो है वो चैप्टर का स्टार्ट लेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक का, और वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये बेसिकली एक नेक्स्ट चैप्टर भी है अगर आप बुक पे देखें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पार्टिकल जो हैं वो कह लें कि एक साइंटिस्ट के लिए एक एक्सपेरिमेंट का जो है वो फील्ड रही है। उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, मुख्तलिफ थ्योरीज उनके पास थी, मुख्तलिफ कंसेप्ट थे कि गैस के मॉलिक्यूल ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे जो है वो काम करते हैं, ऐसे ट्रैवल करते हैं और उनके ऊपर फोर्स कैसे कैसे लगती है। ये सारी की सारी एक कंप्लीट जो है वो थ्योरी है। और उस थ्योरी के कुछ पासुलेट्स हैं जिसको हम जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि इनके पासुलेट्स क्या हैं, क्योंकि हमने आगे जो है वो काइनेटिक उसकी एनर्जी भी निकालनी है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गैस का जो है वो प्रेशर क्या होगा जब वो किसी वाल के साथ जो है वो कोलाइड करेंगे, और इसी तरह उनका जो है वो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एंड सो ऑन। तो ये सारी के सारी जो है वो कह लें कि हमारी जो नेक्स्ट हमारे जो कह लें कि कैलकुलेशन है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ उसके गैस के पासुलेट के बारे में पता होना चाहिए कि गैस के पार्टिकल जो हैं या गैस के जो है वो मॉलिक्यूल जो हैं वो किस तरह जो है वो बिहेव करते हैं, किस तरह कोलाइड करते हैं, और उनकी जो है वो कोलिजन के उनके दरमियान फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, ये सारी की बातें जो है। तो कुछ पासुलेट जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं जी। याद रखें, हमारे पास एक रियल गैस होती है और एक होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस वो गैसेस हैं जिसको मतलब जो हमारे दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। मसलन जो है आपके पास एयर हो गई, हाइड्रोजन हो गई, बाकी जो गैसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मुख्तलिफ जो गैसेस हैं, अच्छा वो सारी की सारी रियल गैसेस हैं। आइडियल गैस हमारे दरमियान एग्जिस्ट नहीं करती। और ये जो आप पासुलेट पढ़ने जा रहे हैं ना, ये तकरीबन जो है 100% वैलिड है ऑन आइडियल गैस के ऊपर, और कह लें कि 50% ये पार्शली जो है वो वैलिड हैं ऑन रियल गैसेस के ऊपर। अब मजबूरी ये है कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। आइडियल गैस कैसी है, वो सारी के सारे जो पासुलेट्स हैं वो सारे आइडियल गैस के लिए, लेकिन इनमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कह लें कि रियल गैस के ऊपर वैलिड हैं। वो सारे के सारे ये पासुलेट रियल गैस के ऊपर वैलिड नहीं हैं। रियल गैस कैसी गैस है जो हमारी कह लें कि हमारे दरमियान जो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, तो हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। कुछ पासुलेट्स हैं जी। पहला पासुलेट्स क्या है जी, वो कहता है जी मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मैस, शेप, साइज। हाँ जी, वो कहता है कि आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ जो गैसेस हैं सेम गैसेस हैं, और सेम गैसेस से मुराद ये है कि अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन लें और 1 मोल जो है अगर आप ऑक्सीजन लें तो वो आपके पास क्या है, आर आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट के हिसाब से। कैसे, मैस का उसकी भी सेम होगा 1 मोल का, और शेप जो है वो भी उनकी जो है वो सेम होगी, और उसके साथ साथ जो है वो साइज़ भी जो है वो सेम होगा जी। तो ये हमारा जो है वो पहला पासुलेट्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मैस, शेप और साइज़ वगैरह जी। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है जो उसका पासुलेट है, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट ये पासुलेट्स है और इसकी हमें ज़रूरत भी है जो हमने आगे जो है वो कैलकुलेशन करनी है जी, प्रेशर ऑफ गैस में, काइनेटिक थ्योरी उसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज जो होते हैं वो रैंडम मोशन के ऊपर हैं। कभी ऐसे मूव कर रहे होते हैं, हो सकता है साथ चलते चलते उनकी कोलिजन हो गई हो तो फिर उनकी डायरेक्शन चेंज, फिर इस तरह रैंडम मोशन में जा रहे होते हैं। उनकी कोई ख़ास डायरेक्शन आप यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि इस डायरेक्शन में जो है वो मॉलिक्यूल ये जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि उनका आपस में कोलिजन होता है और हर कोलिजन के ऊपर उनकी जो है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते हैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल जो है वो नाक की सीध पे जो है वो जा रहे होते हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे होते हैं। मतलब ये नहीं होता कि कह लें कि उनके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करे। मसलन मैं अगर आप यहाँ से ये बोर्ड मार्कर को अगर आप फेंकूँ तो ये बोर्ड मार्कर जो है बेटा वो जाते जाते जो है वो इस तरह से पैराबोलिक पाथ बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगी और इसने जो है वो एक कर्व पाथ बना लिया, एक पैराबोलिक पाथ बना लिया। अब इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही थी तो उसने ऐसा काम किया। लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स नहीं लगती। ये किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। हालांकि जो है वो उनका मैस होता है, उनके ऊपर ग्रेविटी लगती भी है जो रियल गैसेज होती हैं, लेकिन ये सिर्फ हम जो है वो आइडियल गैस को जो है डिस्कस कर रहे हैं।
तो मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये किस तरह से, मसलन जो है एक मॉलिक्यूल है और ये एक रैंडम मोशन में v स्पीड के साथ जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 डायमेंशन होती हैं, एक x एक्सिस हो गई और एक y एक्सिस हो गई और एक आपके पास z एक्सिस हो गई। तो ये जो स्पीड है इसके भी 3 कंपोनेंट बन जाएंगे। चैप्टर नंबर सेकंड जो है चैप्टर था हमारा फर्स्ट ईयर का वेक्टर के बारे में, तो आप अभी भी वेक्टर के बारे में पढ़ रही होंगी। तो अगर आपके पास 3 डायमेंशन है तो इस वेलोसिटी के भी कितने कंपोनेंट बनेंगे, 3 ही बनेंगे। एक बनेगा x एक्सिस के लॉन्ग जिसको नाम देंगे vx, एक बनेगा y के लॉन्ग जिसका नाम देंगे vy, और एक बनेगा z के लॉन्ग जिसका नाम होगा vz। तो अगर आप इस वेलोसिटी वेक्टर को निकालना चाहती हैं तो इन तीनों कंपोनेंट को आप ऐड कर लें। vx एक्स के साथ यूनिट वेक्टर जो आता है वो i आता है, y के लॉन्ग जो है वो j आता है और z के लॉन्ग जो है वो k आता है। तो vx i प्लस vy j क्या प्लस vz k क्या। तो इसके साथ साथ एक और बात भी जो है वो सुन लें जी कि आपके पास जो है वो कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन में रहते हैं जी, ठीक है। तो उनकी जो वेलोसिटी है ये नहीं है कि बेटा x एक्सिस में और होगी, y एक्सिस में और होगी, z एक्सिस में और होगी। तो उसका मतलब ये है कि vx बराबर होगा vy और vy बराबर होगा vz। मतलब उस गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड x एक्सिस के लॉन्ग होगी वही स्पीड अलोंग y एक्सिस भी होगी और वही स्पीड अलोंग z एक्सिस भी होगी अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये चीज़ आपको जो है वो यहाँ पे क्लियर है। अब उसके बाद अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड क्या होती है कि जो आपके पास क्या है इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो ये तीनों का आपने जो है वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जी का स्क्वायर, ये पता है आपको, आपने ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं कि किस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर लें, अगर आप यहाँ पर भी स्क्वायर लें और यहाँ पर भी स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जी का स्क्वायर। अब आपको पता है कि वी एक्स बराबर है वी वाई के, वी वाई बराबर है वी जी के। तो अगर आप निकालना चाहती हैं वी स्क्वायर किसके बराबर होगा ओवरऑल, तो देखें वी एक्स की जगह वी एक्स स्क्वायर ही आ गया, वी वाई किसके बराबर है वी एक्स के। आप किसी एक के लॉन्ग निकालना चाहती हैं, आपको मतलब कंफर्म हो गया कि ये जो पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो वो सारे जो है वो बराबर हैं। तो वी वाई की जगह भी वी एक्स आ जाएगा और वी जी की जगह भी वी एक्स आएगा। और ये बात मैंने यहाँ पे आपको बता भी दी थी। तो अगर आप यहाँ से इसको लिखें तो आपके पास आ जाएगा 3v एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। तो ये आपके पास सेकंड पासुलेट आ गया। ये चीज़, ये रिजल्ट आपने याद रखना है, हमें इसकी जो है वो हमने आगे इसका इस्तेमाल भी करना है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तीसरा पासुलेट क्या है, वो कहते हैं ऑल द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल अमंग देमसेल्फ एंड विद वॉल ऑफ कंटेनर इज इलास्टिक। हाँ जी, वो जो गैस मॉलिक्यूल जो होंगे वो जब आपस में टकराएंगे उनका आपस में जो है कोलिजन अमंग देमसेल्फ, कोलिजन अमंग देमसेल्फ, उनके दरमियान में जो कोलिजन होगी, और विद द वॉल ऑफ कंटेनर या फिर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ। मसलन अगर मैं यहाँ पे एक वॉल ऑफ कंटेनर बनाऊं, हाँ जी, तो ये यहाँ पे गैस पार्टिकल है। वो कहता है कि उन वो गैस पार्टिकल के कोलिजन आपस में या फिर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, ये एक वॉल है, ये दूसरी वॉल है, ठीक है। इस तरह मतलब उसकी जो है क्यूबिक है तो 6 साइड्स होंगी उसकी जो है, तो विद वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएं या आपस में टकराएं तो उनको जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। कंजर्व मतलब कि उसका लॉस नहीं होता, और मोमेंटम भी जो है वो कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी जो है वो कंजर्व रहता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज तो हो सकती है लेकिन उनकी लॉस नहीं होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, चेंज हो सकती है। चेंज होने से मुराद ये है कि आपके पास ये आ रहा है पार्टिकल, टकरा के उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, तो डायरेक्शन चेंज हो जाए तो आपको पता है एक चीज़ चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है लेकिन उनका लॉस नहीं हो सकता, मतलब उनका मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बेसिकली आपको फार्मूला पता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, mv, ठीक है। मोमेंटम को कहा जाता है उर्दू में इसको कहते हैं हरकत की मिकदार या क्वांटिटी ऑफ मोशन, दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप उसको बोलें क्वांटिटी ऑफ मोशन या हरकत की मिकदार। तो उनकी हरकत की मिकदार भी जो है वो ज़ाया नहीं होगी, और उनकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो मूविंग के साथ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है, तो वो भी लॉस्ट नहीं होगी, मतलब वो कंजर्व रहेगी। दोनों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है। तो ये तीसरा पासुलेट हो गया। फोर्थ पासुलेट में कहता है द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। अब आपको पता है कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है
फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया कि आपके पास जो आपके पास गैस पार्टिकल हैं जब ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएंगे तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो कहता है कि जो आपके पास प्रेशर ऑफ गैस होगा वो इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर, कि जितने भी उसके गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे जितने वो टकराएंगे उस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ उतना ही वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगर एक टकराएगा वॉल ऑफ कंटेनर के साथ तो उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, अगर दो टकराएंगे इसी तरह सो ऑन। अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स हैं और वो वॉल के साथ जो है वो कोलाइड कर रहे हैं, टकरे मार रहे हैं, तो वो आपके पास प्रेशर जो है उसका अपना होगा फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से जी। ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या कहता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हमने फाइंड भी करना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, टेम्परेचर के, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मसलन इसकी बात को अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम डिस्कस करें कि अगर एक मोल आपके पास ऑक्सीजन है और 1 मोल हाइड्रोजन है, तो अगर आप उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी चेक करना चाहते हैं, मान लें कि आप चाहते हैं कि आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप उनका जो है वो काइनेटिक एनर्जी चेक करना चाहते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल ऑक्सीजन का, तो उनकी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, उसकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। हालांकि एक ऑक्सीजन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट अपॉन जो है वो नेचर है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर उसका होगा उस टाइम जो भी उसको डिस्कस करेंगे, तो 1 मोल ऑक्सीजन का और 1 मोल हाइड्रोजन का काइनेटिक एनर्जी सेम होगी एट जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं आप, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। सिक्स पोस्टुलेट क्या है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंप्रेस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसको ज़रा जो है वो समझ लें कि इसका आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। मसलन देखें, आपके पास ये एक रूम है और इसमें ये गैस पार्टिकल इस तरह से जो है मूव कर रहे हैं जी, बड़े आज़ाद जो है वो मूव कर रहे हैं जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, बाय द गैस मॉलिक्यूल, तो ये गैस मॉलिक्यूल है। तो इन्होंने जो है ये सारे रूम को जो इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है, सारे रूम को इन्होंने घेरा हुआ है जी, तो ये गैस पार्टिकल है। और आगे कहता है इज नेग्लिजिबल व्हेन द कंप्रेस टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये आपके पास कह लें, आपके पास इज नेग्लिजिबल व्हेन कंप्रेस टू वॉल्यूम ऑफ गैस, तो ये आपके पास कह लें जो है वॉल्यूम ऑफ गैस। और अगर आप इसको कंप्रेस करें और आप कंप्रेस करके आपने इसकी जो है सूरत हाल ऐसे बना दी है, बिल्कुल आपने इसको एक कोने में इकट्ठा कर लिए, तो वो यहाँ पे कहता है कि आपके पास वो नेग्लिजिबल होगा वॉल्यूम ऑफ द जो है वो मॉलिक्यूल। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, और ये क्या है आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस को अगर आप कंप्रेस करें तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बन जाता है, तो वो कहता है कि वो नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ जो है वो गैस के, मतलब उसका कोई वॉल्यूम की हैसियत नहीं रखता। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये आइडियल गैस की बात हो रही है, रियल गैस की बात नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद 7 पे आ जाएं, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मसलन एक आपके पास मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कह लें, मान लें कि आपके पास जो है वो 0.1 जो है वो सेंटीमीटर है। तो अब अगर आपके पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर है, तो ये जो मॉलिक्यूल होंगे इनका जो साइज होगा वो लेस देन होगा 0.1 सेंटीमीटर से भी। तो दोबारा इस पॉइंट को जरा देखें, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो सेपरेशन है, मैंने एग्जांपल ली है, तो उसका जो साइज होगा उससे भी क्या होगा, स्मॉल होगा। और आखिरी हमारा पोस्टुलेट क्या है, मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स एक्सेप्ट जो है क्लूजन के बगैर मॉलिक्यूल कोई फोर्स जो है वो एक्सर्ट नहीं करेंगे, चाहे आप उसको जो है वो कह लें कि मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने ये पढ़ा हुआ है कूलम ला के 2 पार्टिकल्स हैं कि जी 2 पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो मौजूद होती है, या तो अटैक करते हैं या रिपल करते हैं। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं है। अगर फोर्स है भी सही तो सिर्फ किसकी वजह से है, कोलिजन की वजह से। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं, इनको आप ज़रा जो है वो समझें, इसको रीड करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके जो है कैलकुलेशन के हिसाब से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी के हिसाब से। तो थैंक यू वेरी मच बेटा जी।